हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हीमेटोपोइसिस की। तो हीमेटोपोइसिस में हम पूरा देखेंगे कि डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरा देखेंगे। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखिए सारे जितने भी डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज या प्लेटलेट या लिम्फोसाइट्स हैं, ये सब बनते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से। अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में सबसे पहले हम स्टेम सेल बता देते हैं क्या होता है। तो देखिए स्टेम सेल वो सेल होते हैं ना कि जब ये प्रोजेनी जनरेट करते हैं ना, तो जनरेट करने पे अपना नंबर बनाए रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके चलिए, जैसे रेटिकुलोसाइट बहुत आम से एग्जांपल है। देखिए रेटिकुलोसाइट क्या बनाता है, इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। तो रेटिकुलोसाइट इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब रेटिकुलोसाइट इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है ना, तो ये रेटिकुलोसाइट खुद इरेथ्रोसाइट बन जाता है। और इसमें जो है ना, ये रेटिकुलोसाइट कम हो जाता है। जैसे मान लो एक रेटिकुलोसाइट है, और जब ये एक रेटिकुलोसाइट एक इरेथ्रोसाइट बनाएगा ना, तो रेटिकुलोसाइट का काउंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अब खुद इरेथ्रोसाइट बन गया। लेकिन स्टेम सेल जो होते हैं ना, ये स्टेम सेल ऐसे होते हैं कि अपनी प्रोजेनी तो देते हैं, लेकिन जब प्रोजेनी देंगे ना, तो अपना नंबर भी मेंटेन रखेंगे। जैसे मान लो ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, तो ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल मान लो माइलॉइड स्टेम सेल बनाया। तो जब माइलॉइड स्टेम सेल बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया, बल्कि माइलॉइड स्टेम सेल तो बनाया ही और अपना नंबर भी मेंटेन रखा। इसी फीचर को हम स्टेम सेल बोलते हैं। तो देखिए ये भी स्टेम सेल है, ये भी स्टेम सेल है। तो देखिए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल यानी कई तरह के सेल बनाने की कैपेसिटी इसमें होगी। ये हो गया। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल दो तरह के स्टेम सेल बनाता है, एक माइलॉइड स्टेम सेल बनाता है और एक लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाता है, ठीक। तो माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल देखिए दो तरह के हुए। अब ये लिम्फॉइड स्टेम सेल बहुत ही चालाक और होशियार किस्म का होता है, और ये सिर्फ अपना काम करना चाहता है। इस वजह से जो लिम्फॉइड स्टेम सेल है, सिर्फ ये लिम्फोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी बी लिम्फोसाइट, डी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन करेगा। बाकी पूरी जिम्मेदारी ना हमारे माइलोब्लास्ट स्टेम सेल पे आती है, ठीक। तो ये माइलोब्लास्ट स्टेम सेल आ गया। अब माइलोब्लास्ट स्टेम सेल क्या करेगा, देखिए ये आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा, प्लेटलेट का फॉर्मेशन करेगा, और ये देखिए इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन करेगा, और मोनोसाइट सबका फॉर्मेशन यही करता है एक्सेप्ट इन तीन के, ठीक है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, इनका फॉर्मेशन लिम्फोइड स्टेम सेल से होता है, बाकी सबका माइलॉइड स्टेम सेल से। तो देखिए माइलॉइड स्टेम सेल पे हम फोकस करते हैं। तो देखिए माइलॉइड स्टेम सेल कहाँ, बोन मैरो में जाते हैं, ठीक है। बोन मैरो में माइलॉइड स्टेम सेल होते हैं, और यहाँ पे ये इरेथ्रोपोइसिस के थ्रू रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और रेटिकुलोसाइट जाके ब्लड में जब जाता है, तो यहाँ पे ये मेच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये एक फेथ हो गया माइलॉइड स्टेम सेल का, ठीक। और उसके बाद दूसरा फेथ क्या होगा, थ्रोम्बोपाइसिस। तो देखिए माइलॉइड स्टेम सेल थ्रोम्बोपाइसिस यानी प्लेटलेट का भी फॉर्मेशन कराता है। तो बोन मैरो में ये थ्रोम्बोपाइसिस होगी, और यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखिए मेगा कैरियोसाइट ये है, और फिर ये देखिए ये जब ब्लड में जाएगा तो ये प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा थ्रोम्बोपाइसिस, दो स्टेज हो गए। और फिर ग्रेनुलोपोइसिस, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस देखिए, इसमें जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। तो देखिए इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस से होता है। तो ये हो गया ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मोनोसाइटोपोइसिस से सिर्फ मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमको मालूम है कि डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, देखिए डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें ग्रेनुल होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें ग्रेनुल नहीं होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट हो गए, और एक ग्रेनुलोसाइट में देखिए ये मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट हो, तो ये दोनों में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इस वजह से इनको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो देखिए ये ए ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट यहाँ लिम्फोपोइसिस में बनता है, और बाकी ये वाला जो है मोनोसाइट, ये हमारा माइलॉइड स्टेम सेल से मोनोसाइटोपोइसिस में बनता है, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज़ हम यहाँ बताए, देखिए फिल से ही हम याद रखेंगे कि ये सारे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ तक बन गया, ठीक है। देखिए ये वाले, अब यहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल की बात हम करें, तो लिम्फोइड स्टेम सेल में देखिए क्या होता है कि लिम्फोइड स्टेम सेल ये लिम्फोपोइसिस करते हैं और लिम्फोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये लिम्फोब्लास्ट ये देखिए बी सेल का और टी सेल का और नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक चीज़ हम बताएं, तो देखिए ये बोन मैरो में लिम्फोब्लास्ट बना, और ये लिम्फोब्लास्ट बोन मैरो में बन के ना, देखिए फौरन नेचुरल किलर सेल्स बनेगा, और ये चला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। देखिए यहाँ पे देखिए नेचुरल किलर सेल्स ये ब्लड सेल में चला जाएगा, और बी लिम्फोसाइट भी ये फौरन ब्लड सेल में चली जाएंगी। लेकिन टी लिम्फोसाइट ना, ये ब्लड के जरिए ये ब्लड में होते हुए चली जाएंगी थाइमस में, और थाइमस में इसका टी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन होता है। तो टी से थाइमस और टी से टी लिम्फोसाइट, ये थाइमस में जाएंगे, थाइमस में इनका मेचुरेशन होगा, और मेचुरेशन जब हो जाएगा फिर ये बनेंगी टी लिम्फोसाइट 1 और टी लिम्फोसाइट 2, ठीक है। टी हेल्पर 1 सेल, टी हेल्पर 2 सेल इसको बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, और 1 कैसे बनता है, 2 कैसे बनता है, ये सब डिटेल में बात करेंगे। बस हम इतना जान लें कि टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से सीधा यहाँ चली जाती है थाइमस में, और थाइमस में ही ये
मेच्योर होती है। और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट 1 और टी लिम्फोसाइट 2 यानी टी हेल्पर सेल 1 और टी हेल्पर सेल 2 का फॉर्मेशन होता है। अब टी हेल्पर सेल 1 देखिए क्या करता है कि ये टी हेल्पर 1 सेल ये जो यहाँ से बोन मैरो से बी लिम्फोसाइट आई थी, बी को कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मा सेल से। ठीक है, बस हमको यहाँ पे ये सब याद रखना है। हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है डिटेल में जाना। और देखिए टी लिम्फोसाइट 1 जो है ना, टी हेल्पर सेल 1, ये टी हेल्पर 1 सेल देखिए ये मोनोसाइट जो है ना, मोनोसाइट को ये कन्वर्ट कर देती है मैक्रोफेज में। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारा हमको क्लियर हो गया होगा। देखिए तो लिम्फोब्लास्ट से बी सेल बना, तो बी सेल देखिए यहाँ पे आया, और टी सेल बना, टी सेल फौरन चला जाता है हमारे थाइमस में, और थाइमस में ही मेच्योरेशन होता है इसका। ठीक है, फिर थाइमस से जब वापस आता है तो फिर ये टी हेल्पर 1 सेल और टी हेल्पर 2 सेल बनता है। तो देखिए टी हेल्पर सेल यहाँ बन गया थाइमस में, और ये नेचुरल किलर सेल डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे मोनोसाइट की हम बात करें तो देखिए मोनोसाइट ये जो होता है, ये देखिए ये मैक्रोफेज का फॉर्मेशन करता है। तो मोनोसाइट पे जब टी हेल्पर 1 सेल काम करता है तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है, और मैक्रोफेज डिफरेंट टिश्यू में जाते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में अगर रहता है तो इसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं, और अलग अलग टिश्यू में जब ये चला जाता है ना, तो इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अगर ये मैक्रोफेज ब्रेन में चला गया सीएनएस में, और यहाँ के परमानेंट रेसिड्यू बन गया, तो इसको हम माइक्रोगिलिया बोलते हैं। अगर ये लीवर में गया तो इसको हम कुफ्र सेल बोलते हैं। अगर ये लंग्स में गया तो इसको एल्वेलर सेल बोलते हैं। और स्प्लीन या लिम्फ नोड की बात करें तो यहाँ पे इसको हम डेंड्रिटिक सेल बोलते हैं, और किडनी में इसको मेसेंजियल सेल बोलते हैं, और स्किन में लैंगरहैंस सेल बोलते हैं, और बोन में ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे असल में मैक्रोफेज ही हैं, लेकिन ये परमानेंट रेसिड्यू बन जाते हैं अलग अलग टिश्यू में, उस हिसाब से इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, इस पर टी हेल्पर 1 सेल काम करता है। ये चीज़ हो गई, और हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दिए, ये चीज़ बता दिए, और इसको जो अभी हम और डिटेल में आगे जब बात करेंगे टी सेल मैच्योरेशन की, तो वहाँ पे और डिटेल में ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा हमारा कंप्लीट होगा। और यहाँ पे हम बात की कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से ही सब बनते हैं। पहले दो स्ट्रीम बनती है, माइलॉइड स्टेम सेल की और लिम्फॉइड स्टेम सेल की। माइलॉइड स्टेम सेल मेजर ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन यही करता है, और लिम्फॉइड स्टेम सेल सिर्फ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यहाँ पे जब माइलॉइड स्टेम सेल की बात करें तो देखिए 4 इसके फेथ होते हैं। इरेथ्रोपोइसिस होगी जिसके जरिए आरबीसी बनेगी, और थ्रोम्बोपोइसिस होगी जिसके जरिए प्लेटलेट बनेंगे, और ग्रेनुलोपोइसिस होगी जिसके जरिए ग्रेनुलोसाइट्स बनेंगे, और मोनोसाइटोपोइसिस होगी जिसके जरिए मोनोसाइट यानी एक ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसको मोनोसाइटोपोइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस इसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि देखिए एक ग्रेनुलोसाइट 2 होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन इधर हो रहा है और मोनोसाइट का फॉर्मेशन इधर हो रहा है, इस वजह से इसको मोनोसाइटोपोइसिस बोला गया। जबकि यहाँ पे कॉमनली ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस बोला गया, क्योंकि तीनों ग्रेनुलोसाइट्स यहीं बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और उसका फिर हम यहाँ पे बता दिए कि ये जो लिम्फोपोइसिस है ये कैसे होती है। लिम्फोपोइसिस में बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ये डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं बोन मैरो से, जबकि हमारे टी सेल जो होता है ये बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में तो आता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन से चला जाता है थाइमस में। थाइमस में मेच्योर होता है, और वहाँ पे टी हेल्पर 1 सेल और टी हेल्पर 2 सेल में बनता है। और टी हेल्पर 2 सेल ये बी सेल को कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मा सेल में, और ये टी हेल्पर 1 सेल ये देखिए मोनोसाइट को कन्वर्ट कर देता है मैक्रोफेजेस में। और मैक्रोफेज का पता है कि ये सारा देखिए कि डिफरेंट पार्ट में वहाँ परमानेंट रेसिड्यू हो जाते हैं, इस वजह से इनका नाम बदल जाता है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पे और बता दी हैं, ये देख लें। तो देखिए इरेथ्रोब्लास्ट की जो स्टेप्स हैं ये है, देखिए प्रोइरेथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। तो देखिए ये इसके सीक्वेंस है। तो देखिए प्रोइरेथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में देखिए यहाँ पे बेसोफिलिक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट में देखिए पॉलीक्रोमिक होता है। ठीक है, देखिए ये रेड और ब्लू दोनों प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट देखिए 10 माइक्रोमीटर का होता है, और यहाँ पे सिर्फ रेड प्रेजेंट होते हैं। और ये रेटिकुलोसाइट 8 माइक्रोमीटर का होता है, और यही जो होता है देखिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बाकी सब प्रिकर्सर में देखिए आरबीसी के न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिस यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि जितना इसकी सीरीज आगे जा रही है उतना इसकी साइज छोटी होती जा रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ पे देखिए ये माइलोब्लास्ट में देखिए न्यूट्रोफिल के जो 5 प्रीकर्सर्स हैं वो देखिए माइलोब्लास्ट से बनता है प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, और फिर मेटामाइलोसाइट से फिर स्टेप सेल, या इसी को हम बैंड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो बैंड सेल का फॉर्मेशन होता है, और बैंड सेल फिर जाके न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और हम बताएं तो देखिए ये स्नोफिल्स जो होता है, देखिए ये रेड ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं और बाइलोब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, स्नोफिल्स में। और बेसोफिल्स की बात करें तो देखिए बेसोफिल्स देखिए यहाँ पे ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं, और बेसोफिल्स में एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, देखिए एस शेप्ड न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होगा बेसोफिल्स में। और न्यूट्रोफिल देखिए यहाँ पे मल्टी लोब, ठीक है, 3 से 5 लोब के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल में। और मोनोसाइट देखिए मोनोसाइट में ये ऐसा बल्कि किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये मोनोसाइट हुआ। और उसके बाद फिर ये देखिए हमारे बी सेल टी सेल देखिए इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और
एक चीज़ और हम यहाँ पे बताएं कि ये न्यूट्रोफिल जो होते हैं ना, ये जितने सर्कुलेशन में होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन में, उसका 5 टाइम ज़्यादा जो ये हमारे बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, बोन मैरो में स्टोर फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से जब कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो ये मान लो किल हुए तो अचानक बहुत तेज़ी से न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल यहाँ पे जितने हैं, मान लो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे 6,000 हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका 5 टाइम, 6×5 30,000। ठीक है, 30,000 न्यूट्रोफिल्स जो होंगे यहाँ बोन मैरो में बिल्कुल तैयार रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहेंगे, जैसे इन्फेक्शन होगा फौरन ही आ जाएंगे। इसी वजह से एक्यूट इन्फ्लामेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे हमको न्यूट्रोफिल प्रोमिनेंट नंबर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हीमेटोपोइसिस का कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें, देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ करते चले हैं आगे, हमें जब हम पैथोलॉजी की बात करेंगे वहाँ पे काम आएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये मार्कर्स हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि कौन से कैंसर का मार्कर कौन सा होता है। तो देखिए, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का मार्कर CD34 है, इसी तरीके से आरबीसी का मार्कर CD71 है, और प्लेटलेट का मार्कर CD41 एंड 61 है, और ये इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल यानी ये ग्रेनुलोसाइट का मार्कर जो होता है ये CD33, 13 और माइलाइड परऑक्सीडेज। ठीक है, और ये मोनोसाइट का मार्कर CD14, 69 एंड 11C ये है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, बी सेल का मार्कर CD10, 19 to 23 और 40। ठीक है, ये बी सेल के मार्कर हो गए, और टी सेल के मार्कर 1 and 8 हैं, और नेचुरल किलर सेल के मार्कर CD16 एंड 56 है। ठीक है, तो ये सारे मार्कर हमको बस ज़्यादा से ज़्यादा दोहराते रहना है, उससे याद हो जाएंगे। ठीक है, इन मार्कर से हम पता कर लेंगे कि कौन से टाइप का कैंसर वगैरह है। ठीक है, तो ये मार्कर हो गए, इसको भी हम यहाँ बता दिए।